Okay, so hi guys, what's up? Welcome back to Jupiter series. क्या हाल चाल मेरे जुपिटर्स, मजा आया? ओके, तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि बैक टू बैक साला 2-3 लेक्चर डाल के इस चैप्टर को करते खत्म, बहुत हो गया है, फिर नए चैप्टर की तरफ जाएंगे। वैसे भी हमारे बोर्ड में तो 4 ही चैप्टर आने वाले हैं, एक चैप्टर हो गया मतलब हमारा 25% सिलेबस खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस भी करनी है, डोंट वरी। एंड अगर आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बेस्ट है। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस तक की बात कर ली थी और हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ चल रहे थे। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में पहले 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन कर ली थी। दैट इज कौन सी कर ली थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। आज मैं आपके साथ में शुरू करने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ? मैं कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा था। तो तारक मेहता में क्या हुआ कि अय्या हमारा अय्यर भाई और बबीता जी डिज्नी वर्ल्ड जाने का प्लान बनाते। बबीता बोलती अय्यर मुझे डिज्नी लैंड देखने जाना है। अय्यर बोलता है अय्यो बबीता तुमको मैं लेके जाएगा ना जे, तुम बोलो मैं तुमको तुरंत लेके जाएगा। लेकिन जब अय्यर अपना बैंक अकाउंट चेक करता है तो वो निकलता है गरीब, उसके पास इतना पैसा नहीं होता। इतने में बबीता जी सामने से कौन आता है? जेठालाल। अब जेठालाल तो करोड़पति, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, 10 करोड़ का टर्नओवर, 1 करोड़ का प्रॉफिट। जेठालाल करोड़पति आदमी है, 10 लाख का तो टैक्स भरता है। जेठालाल ने जैसे सुना बबीता जी को कि बबीता जी को डिज्नीलैंड देखने जाना है हांगकांग, अय्यर के पास पैसा नहीं है। जेठालाल बोलता बबीता जी आप मुझे बोलते ना, आधी रात को आपके लिए मैं तैयार रहता हूं। तुरंत जेठालाल बबीता जी का टिकट करवाता है और डेफिनेटली खुद का भी टिकट करवाता है और उनको लेकर निकल जाता है और हमारे अय्यर भाई देखते रह जाते हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ? मोर अमीर आदमी टुक अवे सुंदर कन्या विथ हिम एज कंपेयर टू लेस अमीर आदमी। यही चीज हमारे केमिस्ट्री में भी होती है। केमिस्ट्री के अंदर आपका एक मेटल विच इज सपोज टू बी मोर रिएक्टिव, जो टेक्निकली यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है, वो एक मेटल सॉल्ट में से, जो कि मेटल 2 का सॉल्ट है, यहां पर ये जो मेटल है ये लेस रिएक्टिव मेटल होगा, उसको वो डिस्प्लेस कर देता है। यानी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस करके बाहर फेंक देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज displacement reaction. So it is a chemical reaction in which one element takes the place of other element in a compound. अगर मैं इसको अच्छी सुंदर भाषा में तुम्हारे स्कूल के मास्टरों को सेटिस्फाई करने की भाषा अगर लिखूं तो वो क्या होगा? Then in this reaction a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt or from its compound। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम बढ़े, क्या चीज क्लियर है? अनअकैडमी एक्सेलरेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जस्ट यूज द कोड ग्रेविटी 12 अगस्त के पहले तक। लेट्स क्रैक इट गाइस। इनफैक्ट गाइस सब लोग स्टार बनाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे दैट दिस chemical reaction
यानी ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी, इसकी एक खासियत है, पता है क्या? इस केमिकल रिएक्शन की खासियत ये है कि ये केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड, इस केमिकल रिएक्शन को यूज किया गया फॉर डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइन करने के लिए? फॉर डिटरमाइनिंग द रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स, मेटल्स के रिएक्टिविटी ऑर्डर को पता लगाने के लिए इस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल किया। एंड देयरफॉर हमारे पास पता है क्या बन के आ गई? हमारे पास बनकर आ गई रिएक्टिविटी सीरीज। हमारे पास क्या बन के आ गई? रिएक्टिविटी सीरीज बन के आ गई। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज? मेरे प्यारे बकुड़ो, क्या आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? गाइस, रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंजमेंट, it is the arrangement of metals in the decreasing order, in the decreasing order of reactivity of metals. metals को अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज कर दूं तो उसे बोला जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। यानी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो ऊपर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे नीचे। इस तरीके की सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाएगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है सर, पहले हमको वो बता दीजिए, फिर हम इस रिएक्शन के एग्जांपल्स देखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो गाइस, मैं थोड़ा पुराने जमाने की मूवीज देखना पसंद करता हूं और पुराने जमाने के विलनों के नाम कैसे होते थे? रॉबर्ट, लायन, कोबरा, पोसो, ऐसे कुछ नाम होते थे। तो यहां पर भी हम एक विलन का नाम लिखेंगे। इमेजिन करेंगे कि हमारे पास में एक विलन है जिसका नाम है पोसो। कंबाइंडली हम इसको क्या बोलेंगे? पोसो। इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक पोसो नाम का विलन है। अब पोसो विलन है तो डेफिनेटली उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा भाई। तो पोसो भाई का माल, ऑब्वियसली पोसो भाई होंगे तो पोसो भाई का कोई माल वाल होगा, ड्रग्स, सोना, चांदी, अशर्फियां, हीरे जवाहरात। सो पोसो भाई का माल, पोसो भाई का माल। देखो मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं वो तरीका आपको भी लिखना पड़ेगा। मैंने इसको उल्टा कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं पोसो, पोसो। और पोसो में हम लोग पो ऊपर कर देते हैं, सो नीचे कर देते हैं। सो पोसो भाई का माल जहीर, इरफान, कोबरा, ये भी सब गुंडे ही हैं। जहीर, इरफान और कोबरा नहीं, टिंटिन लेगा। यानी जो पोसो भाई हैं उनका जो माल है, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, अशर्फियां, वो जहीर, इरफान और कोबरा नहीं लेगा, टिंटिन लेगा। वो कौन लेगा? वो टिंटिन लेगा। अच्छा, फिर हनी सिंह, यो यो हनी सिंह, हनी सिंह। अब हनी सिंह भी गले में सोने की चेन, चांदी की चेन सब पहनता है। वो गाने में शुरू किया मैंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। वैसे बॉलीवुड में हाथी रोज पिक्चर है बट सुपर हिट पिक्चर है यो यो एक्स फैक्टर। उस वाले गाने में वो बहुत सारी सोने चांदी की चेनें पहने रखता है। तो हनी सिंह को मेरा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम दे दो। ठीक है, तो आपको पूरी थीम समझ में आ गई। पोसो भाई का माल
जहीर इरफान कोबरा नहीं, टिनटिन लेगा, हनी सिंह को मेरा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम दे दो। अब बेटा पोसो से निकल के आया पो, एंड पो मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल के, सो मतलब सोडियम, सोडियम का सिंबल Na, भाई मतलब बेरियम, सिंबल Ba, का मतलब कैल्शियम, सिंबल Ca, M से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, Al मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, जहीर मतलब जिंक, Zn, आयरन मतलब इरफान और आयरन का सिंबल Fe, कोबरा मतलब कोबाल्ट, सिंबल Co, नहीं मतलब हिंदुस्तानी भाऊ मतलब निकल, पहली फुर्सत में निकल, टिनटिन मतलब टिन, Sn, लेगा मतलब लेड यानी Pb, हनी सिंह मतलब हाइड्रोजन यानी कि H, कू मतलब कॉपर यानी Cu। अब एक बात ध्यान रखना, कॉपर और कोबाल्ट में कंफ्यूजन हो सकता है, बट कोबरा मतलब कोबाल्ट और कॉपर मतलब Cu। मेरा मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt। तो गाइस ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। दैट मीन्स जैसे जैसे आप लोग पोटेशियम से कोबाल्ट, निकल से गोल्ड और प्लेटिनम की तरफ जाते हो, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। मतलब देखा जाए तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? पोटेशियम। और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? मेटल कौन है? प्लेटिनम। क्या तुम लोगों को यह बात समझ में आई? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, मेरे गुलजारी लालों को, मेरे बकुड़ों को, क्या यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं हमारी वापस से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो गाइस मान लीजिए अगर आपके पास में Zn है और Zn FeSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर Zn Fe को रिप्लेस करके ZnSO4 बना लेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा जो तुम्हारा जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है और एक्वस फॉर्म में FeSO4 है। अब जिंक ने FeSO4 में से आयरन को हटाकर खुद जुड़ गया, तब ये एक्वस फॉर्म में आ गया और आयरन तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो ये हो गई तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन गाइस अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कभी Fe की रिएक्शन अगर मैं ZnSO4 के साथ करूं, तो बताइए मुझे वीडियो पॉज करके कि क्या आंसर आएगा। अगर आप लोग इसे लिखते हैं कि सर यहां पर FeSO4 बन जाएगा और Zn बाहर आ जाएगा, तो बेटा मैं तुमको गोली से उड़ा देगा। रे बाबा क्यों रे भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि पीछे देखो ना, तुम्हारा जिंक आयरन के ऊपर है, मतलब कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहां पर आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। समझ में आई बात? और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहां पर सिल्वर का ट्रीटमेंट, सॉरी लाइट चली गई थी, सो थोड़ा सा पॉज करके फिर री रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी,
तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था कि मान लीजिए सिल्वर रिएक्ट करता है कॉपर नाइट्रेट के साथ, तो मुझे बताएं इसका क्या रिएक्शन होगा। चलिए बताइए 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 बताइए। रिएक्टिविटी सीरीज आप सभी लोगों के पास में पड़ी हुई है। आप लोगों का जवाब ऐसा तो नहीं आ रहा है कि सर सिल्वर कॉपर को हटाकर 2 मोल्स ऑफ AgNO3 बना देगा और कॉपर अलग कर देगा। नहीं, ये जवाब नहीं आना चाहिए। यहां पर क्या जवाब आना चाहिए? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन, सॉरी, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। समझ गए? चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में क्या मालूम पड़ा कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। इसका क्या आंसर आएगा? ऑब्वियसली रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक इज डेफिनेटली वेरी मच रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में बन के अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। अगर यहां पर मैं रिएक्शन कर रहा हूं Zn प्लस Fe ले लेते हैं और H2SO4 के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो यहां पर क्या होगा? डेफिनेटली मैं यहां पर यह भी जानता हूं कि आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा FeSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये सारी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई जाती है। गाइस, एक क्वेश्चन आता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर लाइट चली गई है। लाइट ने फिर हमें किया परेशान, बट वी आर बैक ऑन द ट्रैक। सो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है कि कैन यू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट, कैन यू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट solution in a copper vessel, चलो करके बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ गए तो क्या होगा? यूजुअली ये NTSC या ओलंपियाड जैसी जो एग्जाम्स होता है ना, उसमें बहुत आता है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनेंगे। कैन यू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ कॉपर वेसल। अब क्योंकि कॉपर वेसल है तो भाई साहब कॉपर तो सॉलिड फॉर्म में होगा, वेसल है ना, बर्तन है, सॉलिड फॉर्म में होगा। और सिल्वर नाइट्रेट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है जो कि अपने एक्वस फॉर्म में। अब आप बताओ, अगर तुमने एक कॉपर के वेसल के अंदर ये सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को भर दिया तो क्या होगा? भैया कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, अभी अभी आपने समझाया हमको। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट से ज्यादा, सिल्वर कॉपर के मुकाबले कम रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस मार देगा। यहां तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और यहां पर CuNO3 होल्ट वाइज का फॉर्मेशन होने लगेगा और सिल्वर अलग होने लगेगा। इसका मतलब तुम्हारा ये जो कॉपर का वेसल है इसकी थिकनेस कम होने लगेगी, ये पतला होने लगेगा और टाइम के साथ हो सकता है इसमें होल्स हो जाएं, इसमें छेद हो जाए और आपका सॉल्यूशन लीक होकर बाहर निकलने लगे। तो आंसर क्या होगा? नो, वी कैन नॉट स्टोर इट। तो फिर आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि फिर हम क्या करें, हम केमिस्ट्री में कैसे चूज करें कि किस सॉल्यूशन को किस में रखना है। हां, तो आप यह जरूर कर सकते हो कि अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को रखना है तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को रखने के लिए इससे कम रिएक्टिव मेटल लेना पड़ेगा, जैसे प्लेटिनम। अब अगर आप प्लेटिनम के अंदर AgNO3 रखोगे तो यहां पर आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम जो है सिल्वर से कम रिएक्टिव है, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, यहां पर हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज खत्म होती है और आपको यह समझ में आया कि किस प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने रिएक्टिविटी सीरीज को फॉर्म होने में मदद करी और रिएक्टिविटी सीरीज हमारी कैसे मदद कर रही है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। अगले लेक्चर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे और रेंसिडिटी और
कोरोजन देखेंगे, मतलब नेक्स्ट 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।